नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज थराली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार 11:30 बजे सीएम कुलसारी हेलीपैड पर उतरे। उसके बाद 1 बजे रामलीला मैदान थराली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिले में भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चमोली जनपद की इस देवधरा में आप सभी के बीच आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे याद है कि 2022 के आम चुनाव में भी ये जो मैदान है अनिल जी, ये मैदान बहुत ही हम लोगों के लिए शुभ मैदान है और इस मैदान में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए भी आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद इसी मैदान से लिया था और आप सब लोगों ने 9000 मतों से, जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर होती थी, वहां पर एक तरफा हमारे यहां से भोपाल राम टमटा जी को विजयी बनाकर भेजा था और हम सबको सरकार में आने का अवसर प्रदान किया था। मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बरहालगढ़ी मां नंदा देवी अंग्यारी महादेव की इस पावन भूमि को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये किसानों की भूमि है, ये हमारे जवानों की भूमि है और एक तरफ विषम परिस्थितियों में यहाँ का किसान, यहाँ का अन्नदाता के रूप में राज्य की सेवा कर रहा है, तो वहीं देश के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आज सीमाओं पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं और अपना जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो बलिदान लेने में भी कभी इस क्षेत्र के लोग पीछे नहीं रहे हैं। मैं थराली के लाल वीर सपूत शहीद श्री भवानी जोशी जी की इस जन्मस्थली को नमन करता हूं, शीश झुकाकर उनको भी प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की जो घड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है और आज 29 तारीख हो गई है। 29 तारीख से 19 तारीख तक अगर हम सब दिन गिन लें तो कुल 20 दिन होते हैं, क्योंकि 31 मार्च का महीना है और 17 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यानी कहने के लिए कुल 18 दिन का समय हमारे पास है और 19 तारीख को उत्तराखंड का मतदान होना है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे इस लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी और जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है, बहुत स्थानों पर इन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के नाते भी ये काम कर रहे हैं, राज्यसभा में भी काम किया है, प्रदेश के अंदर राज्य सरकार में भी काम किया है, तो इनका अनुभव हमारे पूरे इस क्षेत्र को मिलना है और इन्हीं के लिए मैं आज आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया। तो वहीं नानकपुरा गुरुद्वारा डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या मामले पर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का दावा है कि दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है। ये दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। पुलिस उनकी गतिविधियों और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसटीएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार नानकमत्ता डेरा पहुंचे और लोगों से बात की। आपको बता दें कि तरसेम सिंह हत्याकांड में शूटरों के साथ पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने इस संबंध में पड़ोसी राज्यों की पुलिस फोर्स से भी संपर्क किया है। हम यूपी एसटीएफ और पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से भी लगातार संपर्क किया है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में भी हैं और उनका सहयोग भी मांगा है। हमने कई टीमों को लगाया है। हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और अगर इसके पीछे
कोई साजिश या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है तो इसका भी पर्दाफाश करेंगे। इसके सभी दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत शाह हमारे साथ उधम सिंह नगर से जुड़ गए हैं। भरत, इस पूरे हत्याकांड में, बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या अपडेट है? देखिए शिवम, जिस तरह से डीजीपी अभिनव कुमार यहाँ पर आए थे और उनसे हमारी बातों में साफ तौर से बता दिया है कि पूरे मामले में जो शूटर्स हैं उनकी पहचान हो चुकी है। उसमें से एक शूटर तरन का रहने वाला, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दूसरा शूटर बिलासपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस सारे पहलुओं को जांच में रखकर काम कर रही है और साफ तौर से डीजीपी ने कहा है कि पूरे मामले में कुछ भी होगा तो उसका खुलासा पुलिस द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए जो कर्मठ पुलिस अधिकारी है उनको यहाँ पर लगाया गया है। एसआईटी के साथ साथ एसटीएफ के साथ साथ जनपद पुलिस पूरे तरीके से इस खुलासे में जुटी है। उनका दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में जो कल बाबा तरसेम सिंह की जो हत्या हुई, पूरे मामले में जो डेरे के जत्थेदार हैं जसवीर सिंह, उनके नामजद तहरीर के आधार पर जहां दोनों शूटर सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह, इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, वहीं संदेह के आधार पर जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व आईएएस हैं हरवंश सिंह चुग, और इसके अलावा तराई सिख सभा है उसके अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह संधू, और इसके साथ ही बाबा अनूप सिंह जो नवाबगंज बिलासपुर के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा अनूप सिंह किसी जमाने में जो नारामता डेरा है उसमें बाबा तरसेम सिंह के साथ रहते थे। विवाद के चलते उनको वहां से हटाया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या विवाद है क्या नहीं तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 2 शूटर हैं। उसके अलावा 3 जो गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है। पुलिस हर पहलू पर जांच करने की बात कह रही है और साफ तौर से डीजीपी ने बोला है कि मैं कोई समय निर्धारित नहीं करना चाहता, लेकिन जल्द ही पुलिस हर पहलू के साथ जो इस है पूरा जो मामला है बाबा तरसेम सिंह का हत्याकांड का जो मामला है, इस पूरे मामले का वो खुलासा करेगा। जी भरत, वो सवाल ये है कि वो कौन कौन से पहलू हैं जिन पर पुलिस नजर रख रही है? एक तो ये, या तो हो सकता है ये आपसी रंजिश हो या बाहर के शूटर हों जिनको लाया गया हो और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया हो। कौन कौन से एंगल है जिसको पुलिस टटोलने की कोशिश कर रही है? देखिए शिवम, सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस हर पहलू पर ध्यान देगी। सबसे पहली बात, रंजिश क्या है। नंबर दूसरी बात, डेरे का क्या विवाद है। नंबर तीसरी बात, गुरुद्वारे कमेटी में किस तरह का झगड़ा था। चौथा, कट्टरपंथी। अगर सिख कट्टरपंथी को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, धार्मिकता उन्माद फैलाने की बात भी की जा रही थी। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि पूरा मामला धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है। खासकर सिख समाज में बाबा तरसेम सिंह की अपनी पैठ है, अपना प्रभुत्व है, तो इसके चलते कोई ऐसी चीज है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इस बात का ध्यान रखते हुए पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है और खासकर हर चीज को ध्यान में रखकर पूरे मामले में खुलासा करने की बात करें। खासतौर से डीजीपी ने कहा कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते और खासकर कोई हम समय सीमा भी निर्धारित नहीं करना चाहते, हम सही खुलासा करना चाहते हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की बेस्ट से बेस्ट जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों को लगाया गया है। भरत, चूंकि अब इस पूरे हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दबाव भी है। इस वक्त डीजीपी ये जो कह रहे हैं कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 5 लोग कौन कौन से हैं और किस तरह से इन तक पुलिस पहुंची है और इनको संदिग्ध मानकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो सीसीटीवी फुटेज आई थी, सीसीटीवी फुटेज में जो 2 शूटर्स आए थे उनके बेसिकली ये 10 दिन से पुलिस के अनुसार 10 दिन से यहाँ के जो गुरुद्वारा है उनकी जो सराय है, सराय में 10 दिन से रह रहे थे और कहीं ना कहीं ये बाबा तरसेम सिंह के हर मामले पर रैकी कर रहे थे, क्योंकि वीडियो फुटेज आई है। वीडियो फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी हैं और जो 3 आरोपी बनाए गए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व आईएएस है हरवंश सिंह चुग, तराई सिख सभा के अध्यक्ष हैं प्रीतम संधू और तीसरे हैं बाबा अनूप सिंह। इस बार जो जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं बाबा तरसेम सिंह से विवाद था, विवाद के चलते ही इनको नामजद किया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि 120B के तहत संदेह के आधार पर इन तीनों को
आरोपी बनाया गया है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने नामजद तहरीर लिखी, यानी जसवीर सिंह ने नामजद मुकदमा पूरे मामले में दर्ज कराया है। क्योंकि शूटर्स के वीडियो, शूटर्स के जो पूरी गतिविधियां हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी और उनके बारे में पूरी जानकारी उनके आधार कार्ड के हिसाब से मिल भी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपने आधार कार्ड सराय में जमा किए थे। उसके आधार पर पुलिस बहुत नजदीकी के साथ इनके करीब पहुंची और पूरे मामले का खुलासा किया कि शूटर कौन है। लेकिन जहां तक जो 3 अन्य लोग हैं, कहीं ना कहीं। जी भरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थक में बैठक आयोजित की गई, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सांसद प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गलजवाड़ी, अनारवाला, बिलासपुर कांडली में जनसंपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए ओबीसी विभाग के चेयरमैन की नियुक्ति की है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र के अनुसार त्रिपुरा में मनोरंजन देवनाथ को त्रिपुरा के ओबीसी विभाग का स्टेट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में गौरव चौधरी को ओबीसी विभाग का स्टेट चेयरमैन बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गौरव चौधरी को ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि चुनावी सीजन में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट हर दिन घोषित हो रहे हैं। इसे लेकर हर दिन लिस्ट जारी की जा रही है। कांग्रेस ने आज एक लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट लोकसभा कैंडिडेट की नहीं बल्कि प्रदेशों में ओबीसी के चेयरमैन की है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए ओबीसी विभाग के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। गौरव चौधरी को उत्तराखंड ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर रायपुर विधानसभा 2 लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में भाजपा लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की माने तो रायपुर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। इसका पूरा श्रेय भाजपा की सरकार को जाता है। इसलिए इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को बड़ी जीत हासिल होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर दावा ठोक रही है बीजेपी। और चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी होती उस तैयारी को बीजेपी ने हम जो गरीब आदमी है उसको क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक ही है कि दोबारा से मोदी सरकार 400 पार। तो ये एक मैसेज है, चाहे हमारी 5 लोकसभाएं हैं और हर एक लोकसभा हम भारी मार्जिन से जीते हैं। अगर उसके लिए हम प्रयास करेंगे तो वो एक लहर बनेगी। उत्तराखंड हिंदुस्तान का माथा है। यहाँ की जो भी लहर बनती है वो पूरे हिंदुस्तान में असर करती है। तो हम दोनों लोकसभा, चाहे वो हरिद्वार वाली है या टिहरी वाली है, हम बहुत अच्छे मार्जिनों से जीतने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और बीजेपी के विधायक का यह कहना है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। 2019 में भी बीजेपी ने 5 लोकसभा सीट जीती थी और 2014 लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। तो चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरह से तैयार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां खानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक गाड़ी से 3,86,700 रुपए बरामद किया। इस दौरान पुलिस की पूछताछ में आरोपी पैसे का कोई हिसाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये अभी हम बालावाली बिजनौर चेक पोस्ट पर खड़े हैं और मैं यहाँ पर एसएसटी टीम का प्रभारी हूँ, डॉक्टर केपी तोमर। मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है UP 11BW1072। इसमें 4-5 लड़के थे। मैंने इन्हें हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी वहाँ पर नहीं रोकी, तेजी से गाड़ी आगे ले गई। आगे हमारे नेगी जी खड़े थे, नेगी जी ने इन्हें रोका। नेगी जी और हमारी टीम के द्वारा सघन चेकिंग की गई तो इनकी गाड़ी से हमें कैश बरामद हुआ 3,86,700 रुपये। लड़के का नाम जो मुख्य है इनमें अजनर है, अजनर अहमद। पिताजी का नाम उसके असलम है। ये रहने वाले गांव खुर्द सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने बताया कि ये संभल में किसी दवाई की कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से घर जा रहे थे और ये जो पैसा कम है इनके वेतन है। लेकिन जब हमने वेतन से संबंधित इनसे प्रूफ मांगा तो यह कोई भी संतोषजनक डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दिखा पाए हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग से नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन निरस्त हो गए, जिसके बाद अब कुल 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी ही चुनावी मुकाबले में रह गए। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार में 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई। बाकी सभी सीटों पर नामांकन सही पाए गए हैं। 30 मार्च को नाम वापसी के बाद अंतिम संख्या स्पष्ट हो पाएगी। तो वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, गढ़वाल सीट पर 13, हरिद्वार में 14, नैनीताल सीट पर 10 और अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 3 बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद अब चुनावी कार्यालय खोलने के साथ अपने अपने प्रचार को तेज कर दिया है। डोईवाला में कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं तमाम पार्टी के नेता के साथ और विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। संविधान बचाने की लड़ाई है, एक प्रकार से ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई जैसी है और इसमें हम हर तरीके का कष्ट भोगने के लिए, हर तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और ये जितना हमको दबाएंगे उतना ही जो है इंडिया गठबंधन भी और भारत। बड़ी खुशी का विषय है। आज डोईवाला में हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, सुरवीर सजवान जी, तमाम गिन्नी भाई, सभी लोग यहाँ पर, सभी कार्यकर्तागण, सभी नेतागण यहाँ मौजूद हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। युवाओं के रोजगार का मसला है, महिलाओं की सुरक्षा का मसला है, महिलाओं को न्याय दिलाने का मसला है, महंगाई है और कई हमने 72 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने अपने बनाए हैं, जिसके तहत जो है मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में इन सूत्रों के माध्यम से जो है विकास का काम करने का कार्यक्रम हुआ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोला से रोड शो कर रहे हैं। चलिए
तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।